अब यहाँ तक हमने वारंटीड ग्रोथ रेट की बात की है, तो चलिए बाकी दो बची ग्रोथ रेट्स की भी बात कर लेते हैं। दूसरी ग्रोथ रेट थी एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ और तीसरी थी नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो पहले एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। हेरेड ने इसको कैसे डिफाइन किया है, देखिए हेरेड डिफाइंस इट एज द इंक्रीमेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन एनी यूनिट पीरियड एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसको आप कह सकते हैं कि वास्तविक विकास दर एक निश्चित अवधि में उत्पादन में होने वाली वृद्धि तथा कुल उत्पादन का अनुपात है। इसको पीटरसन ने कैसे डिफाइन किया है, देखिए अकॉर्डिंग टू पीटरसन इट इज एक्स पोस्ट परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट इनकम और आउटपुट। तो पीटरसन कहते हैं कि ये एक प्रकार का वास्तविक प्रतिशत परिवर्तन है जो पिछले समय अवधि और वर्तमान समय अवधि, दो समय अवधियों के बीच में उत्पादन में हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। यहां पर एक लाइन खींचते हैं, देखिए हेरेड ने इसको कैसे बताया है, जी सी इज इक्वल टू अल्फा स्टार। जी क्या है, वास्तविक विकास दर, ये सी यहां पर कैपिटल आउटपुट रेशो, मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो है, और अल्फा स्टार है जो वो आपका प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो ये वाली जो बात है, द इंक्रीमेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन एनी यूनिट पीरियड एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन, इसको कैसे डिफाइन किया है, ये देखिए जी इज इक्वल टू डेल्टा वाई टी बटे वाई टी। बस यही बात है जिसको हेरेड ने डिफाइन किया है। ठीक है ना, ये वाली बात है कि इसमें वाई टी में होने वाला चेंज बटे वाई टी। ठीक है, सी को कैसे बताएंगे, सी को बताया है डेल्टा के टी बटे डेल्टा वाई टी। डेल्टा के टी कैपिटल स्टॉक में होने वाला चेंज, डेल्टा वाई टी प्रोडक्शन में होने वाला चेंज। डेल्टा के टी को हम आई टी भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू आई टी बटे डेल्टा वाई टी। और ये जो अल्फा स्टार है ये है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब सेविंग और इनकम का रेशो, इसको कांस्टेंट और इक्वल माना है थ्रू आउट। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को इक्वल और कांस्टेंट माना है, तो इसलिए ये समान रहेगा। अब बात आ जाती है, देखो ये वाला जो इक्वेशन है जी इंटू सी इज इक्वल टू अल्फा स्टार, अगर इसके अंदर ये तीनों की तीनों वैल्यू रख दे, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई टी बटे वाई टी इंटू आई टी बटे डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू एस टी बटे वाई टी। देखिए इसको, ये जो वैल्यूज है इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर निशान लगा के। ये वाली जो वैल्यू है एज इट इज, ये जी की जो वैल्यू है ये यहाँ पर रख ली है, ये वाली वैल्यू है जो ये, और ये जो वैल्यू है सी की वैल्यू आई टी बटे डेल्टा वाई टी, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रखी है ऐसे इसमें। और इसके बाद है इक्वल, इक्वल ये रहा अल्फा स्टार। अल्फा स्टार की ये जो वैल्यू है ये वाली, ये एज इट इज यहाँ पर रख दी गई है ऐसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर तो क्या बना यहाँ पर ये हमारे पास आया डेल्टा वाई टी से ये डेल्टा वाई टी कैंसिल हो जाएगा और वाई टी से ये वाई टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचा सिर्फ आई टी इज इक्वल टू एस टी। आई टी इज इक्वल टू एस टी, ये क्या है, आई टी है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और एस टी है एक्स पोस्ट सेविंग, वास्तविक निवेश और वास्तविक बचत। तो संतुलन की स्थिति में ये दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट को हेरेड ने डिफाइन किया है, हमने समझा। अब नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। देखिए नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी में मैक्सिमम फिजिबल रेट ऑफ ग्रोथ होती है। मैक्सिमम फिजिबल रेट ऑफ ग्रोथ कौन सी होती है, ये कई तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए क्या क्या होता है उसमें, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इस तरह के कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो हेरेड ने कैसे डिफाइन किया इसे, हेरेड डिफाइंस इट एज द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज दैट रेट ऑफ एडवांस
which the increase of population and technological improvements allow। ठीक है ना। तो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ वो ग्रोथ रेट होती है जिसकी जनसंख्या तथा तकनीकी परिवर्तन या तकनीकी सुधार जिसकी इजाजत देते हैं। इसको कैसे कैसे बताया गया है, इसको GN से डिनोट किया गया है। ये इस रेशो के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अल्फा बटे CR के इक्वल हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस प्रकार से हमने तीनों ग्रोथ रेट्स जो है जान ली है, वारंटेड ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ रेट। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था, कैन एन इकोनॉमी मेंटेन दिस रेट ऑफ ग्रोथ, क्या दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार स्तर को बनाए रखा जा सकता है ऐसी वृद्धि दर को। तो इसमें कहा, हैरेड ने माना कि इक्विलिब्रियम उस स्थिति में होगा जब तीनों की तीनों ग्रोथ रेट्स बराबर होगी। ठीक है, वारंटेड ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, जब ये तीनों ग्रोथ रेट्स बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये तीनों की तीनों वृद्धि दरें दीर्घकाल तक बराबर रहेगी। तो इसके बारे में हैरेड ने आशंका जताई है। उन्होंने माना है कि ये एक नाइजेफ इक्विलिब्रियम है, ये एक दूसरे से जरूर हटेगी और हटने की संभावना बनी रहेगी दीर्घकाल में। इन सब के बराबर होने की संभावना बहुत कम है। तो उससे क्या होगा कि डिसइक्विलिब्रियम पैदा होगा। ये डिसइक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से कम या ज्यादा हो सकती है, वारंटीड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से कम या ज्यादा हो सकती है। तो पहले हम वारंटीड ग्रोथ रेट को नेचुरल ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा हो सकता है कि वारंटीड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से कम हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वुड बी लेस देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा होगी और पूंजी निर्माण की वृद्धि दर कम होगी, तो जिससे श्रम शक्ति ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और जो भी पूंजी निर्माण हुआ है वो पूरी की पूरी श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान नहीं कर पाएगा और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलेगी। इसी तरह से वारंटीड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से ज्यादा हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वुड बी मोर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या की वृद्धि दर से पूंजी निर्माण की वृद्धि दर ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि निवेश ज्यादा कर दिया जाएगा और उसके लिए काम पर लगाने के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं होंगे। तो कहने का मतलब होगा कि कैपिटल का अंडर यूटिलाइजेशन होगा। जब पूंजी का पूर्ण उपयोग नहीं होगा तो उद्यमी निराश हो गए, वो अपना निवेश कम करेंगे। निवेश कम करने से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, अर्थव्यवस्था सुस्ती की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, रिसेशन आ सकती है, डिप्रेशन आ सकती है, मंदी, रिसेशन, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। अब हम कंपेयर करते हैं वारंटीड ग्रोथ रेट को एक्चुअल ग्रोथ रेट के साथ। वही दो सिचुएशंस बन सकती है, वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से कम हो सकती है या फिर वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से ज्यादा भी हो सकती है। तो पहले कम वाली को डिस्कस करते हैं, जब वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से कम हो। देखिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या होगा, वारंटीड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट बराबर होंगे। वारंटीड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट की इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर हो सकती है। वारंटीड ग्रोथ रेट इनटू कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो इज इक्वल टू, ये अल्फा के इक्वल था, और एक्चुअल ग्रोथ रेट इनटू एक्चुअल मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो, ये अल्फा स्टार के इक्वल था। अब यहां पर अल्फा और अल्फा स्टार इक्वल इसलिए लिए है क्योंकि इकोनॉमी बंद है, बंद अर्थव्यवस्था है और ये जो बचत है ये डोमेस्टिक सेविंग्स ही है। डोमेस्टिक सेविंग्स का मतलब ये है कि बाहर से किसी तरह का कोई कर्ज लेने की कोई सुविधा नहीं है या फिर बाहर से कोई निवेश नहीं आ सकता। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में जितनी बचत करने की योजना बनाई जाती है उतनी बचत कर ली जाती है। तो इसीलिए इंटेंडेड सेविंग और एक्चुअल सेविंग को जो है कांस्टेंट इक्वल मान लिया गया है। तो सिचुएशन ये बन जाएगी। अब ऐसा हो सकता है देखिए कि वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट के इक्वल हो। ऐसा तब होगा कि जब कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो एक्चुअल मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो के बराबर हो। ठीक है, देखो ये सिचुएशन बन सकती है दोनों ग्रोथ रेट के बराबर होने की। मान लो कि वारंटीड ग्रोथ रेट 5% है और एक्चुअल ग्रोथ रेट भी 5% है। कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो
6 है और एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशो भी 6 है, जिससे कि 30% का बचत रेशो बनता है। यानी कि अब इसको कांस्टेंट ही माना है प्रोपेंसिटी टू सेव को, सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये लॉन्ग रन सेविंग फंक्शन है जो ओरिजिन से शुरू होता है, तो इसीलिए इसको 30% ही माना गया है। तो 30% बन गया। 30% एक सिचुएशन में और बन सकता है, कैसे ये देखिए। अगर वारंटीड ग्रोथ रेट 5% ही रहे, कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो 6 रहे, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट 6% हो जाए और एक्चुअल मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो 6 से घटकर 5 हो जाए, तब भी सेविंग रेशो 30% रह सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो एक्चुअल मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो से ज्यादा होगा। देखिए 6 5 से ज्यादा है, और ऐसी सिचुएशन में वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से कम होगी। वारंटीड ग्रोथ रेट कितनी है? 5% है और एक्चुअल ग्रोथ रेट 6% है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक्स एंड इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। जो नियोजित निवेश है वो वास्तविक निवेश से ज्यादा होगा। उद्यमी निवेश करेंगे और मांग तेजी से बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी, लेकिन मांग उसके मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, जिसके लिए निवेश किया जाएगा और अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, ठीक है ना, स्फीतिकारी स्थितियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन में वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से ज्यादा हो सकती है। तो ये देखिए, इसी को हम यहां पर लिख लेते हैं दोबारा से। यहां पर वारंटीड ग्रोथ रेट 6% है, रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो 5 है, एक्चुअल ग्रोथ रेट 5% है और एक्चुअल मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो 6 है। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.3 बनती है यहां पर, यानी कि 30% का सेविंग रेशो कांस्टेंट रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशो से कम होगा और वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी। ऐसी सिचुएशन में एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट से कम होगा। मांग और पूर्ति दोनों में कमी होगी, जिससे उद्यमी हताश होंगे और वो निवेश करना कम कर देंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में सेकुलर स्टैग्नेशन की स्थिति बन सकती है और एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटीड ग्रोथ रेट का गैप ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हैरेड ने बताया कि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार विकास दर को कायम रख पाना मुश्किल है। ये नाइफेज इक्विलिब्रियम है, क्योंकि तीनों की तीनों विकास दरें बराबर हो पाना बहुत ज्यादा संभव नजर नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इस मॉडल के कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली आलोचना इस बात को लेके की गई है कि ये मॉडल रिजिड मॉडल है। रिजिड मॉडल यानी कि इसमें लोचशीलता नहीं है। किस बात को लेके लोचशीलता नहीं है? दरअसल हैरेड ने कैपिटल लेबर रेशो को K/L को, यानी कि पर कैपिटा कैपिटल को फिक्स्ड माना हुआ है। फिक्स्ड मानने का मतलब ये है कि लेबर और कैपिटल में किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कोई स्थानापन्न भी नहीं है। तो इस बात को लेके इस मॉडल को एक्सट्रीमली रिजिड मॉडल कहा गया है। दूसरी आलोचना इस बात को लेके की गई है कि ये मॉडल कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा बल देता है, यानी कि इस मॉडल में कैपिटल की पूंजी की महिमा का ही बखान किया गया है। एरिक लनबर्ग एक शास्त्री है, उनका कहना है कि कैपिटल के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कैपिटल लिमिटेड है तो भी उन फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, अच्छी प्लानिंग करना और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की चीजें जो है वो भी ग्रोथ को काफी प्रभावित करती है। और टेक्निकल प्रोग्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि कैपिटल
जितनी है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की कैपिटल अगर लगाया जाए, ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल अगर लगाई जाए, तो भी ग्रोथ बढ़ सकती है, आउटपुट बढ़ सकता है। इस बात को लेके जो है आलोचना की गई है। इन बातों का जिक्र हेरिड ने अपने मॉडल में नहीं किया। तीसरी आलोचना इस बात को लेके की गई है कि ये मॉडल कंप्रीहेंसिव मॉडल नहीं है। कंप्रीहेंसिव मॉडल ना होने का यहाँ पर बस मतलब इतना है कि ये मॉडल इस बात के ऊपर इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि दीर्घकाल में जब आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो उसमें कीमत स्तर का और ब्याज में होने वाले परिवर्तन का क्या असर रहेगा, इस बात के ऊपर ये जो है खामोश रहता है मॉडल। तो इस बात को लेके भी इसको कहा गया है कि ये नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। चौथी आलोचना इस बात को लेके की गई है कि हेरेड ने जो वारंटेड ग्रोथ रेट का जो कंसेप्ट दिया है, इसे संदिग्ध कहा गया है। टीसी शेलिंग ने कहा है कि जो निवेश का जो निर्णय है वो हेरेड ने एक इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को एज ए होल मानकर जो है डिस्कस किया हुआ है, जबकि एक अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइटली आप कह सकते हैं, मतलब अनगिनत उद्यमकर्ता होते हैं, निवेशकर्ता होते हैं, तो सभी के निर्णय एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस बात को लेके भी वारंटेड ग्रोथ रेट के कंसेप्ट के ऊपर डाउट रेज किया हुआ है। अगली जो आलोचना है वो इस बात के लिए की गई है कि फॉल्टी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट। देखिए, जो हेरेड ने नेचुरल ग्रोथ रेट की जो बात की है, तो हेरेड ने कहा है कि नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम फिजिबल ग्रोथ रेट होती है, जिसके ऊपर जनसंख्या में वृद्धि, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो है पड़ता है, मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए एलबी ईगर ने कहा कि ये तो कंसेप्ट जो है ना एक तरह का फॉल्टी कंसेप्ट है, क्योंकि केवल जनसंख्या की वृद्धि दर ही या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही आर्थिक वृद्धि दर को प्रभावित नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज कम हो, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो ग्रोथ कर सके। तो इस बात को लेके इस मॉडल की आलोचना की गई है। और अगली आलोचना इस बात के लिए की गई है, अनसुटेड टू एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। देखिए, कुरिहारा ने कहा है कि वारंटेड ग्रोथ रेट का जो कंसेप्ट है वो काउंटर साइकिल और काउंटर स्टैग्नेशन पॉलिसीज के लिए ठीक है। ठीक है ना, किसी प्रकार का साइकिल हो या फिर स्टैग्नेशन की पॉलिसीज के लिए सही है, लेकिन ये किसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोग्राम यानी कि औद्योगिकरण का जो कार्यक्रम है उसको गाइड नहीं करता। इस बात को लेके इस मॉडल की आलोचना हुई। अगली आलोचना भी कुरिहारा ने ही की है इस बात को लेके कि जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट को श्योर नहीं करता। इसका कारण ये बताया क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर स्ट्रक्चरल चेंज होते रहते हैं इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं में। तो वारंटेड ग्रोथ रेट, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से संबंधित ये विचारधारा है। तो इस बात को लेके कि ये जिन अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो वहां के रोजगार में भी संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या होती है। तो इस तरह की बातों के ऊपर भी ये मॉडल बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालता। ये अगली आलोचना गार्डनर एक्ली ने की है, इम्प्लॉजिबल मॉडल, यानी कि विश्वास के काबिल नहीं है मॉडल। इस बात को लेके की गई है कि इस मॉडल में माना गया है कि पहले प्रोडक्शन प्लान आता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि एक्ले का मानना है कि जो निवेश के निर्णय होते हैं वही मांग को बढ़ाते हैं और वही मांग निर्धारित करती है कि कितना निवेश होगा। यानी कि ये मॉडल एक्सेलरेशन की थ्योरी पे चल के बात करता है, जबकि एक्ले का मानना है कि मल्टीप्लायर की थ्योरी इसमें काम करती है। इस बात को लेके इसकी आलोचना की गई है। और भी कुछ बिंदु है जिसको लेके इस मॉडल की आलोचना की गई, जैसे कि इसमें प्रोपेंसिटी टू सेव को, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कांस्टेंट और इक्वल मान लिया है। और इस बात को लेके भी आलोचना की जाती है, क्योंकि जब भी आप ये लगा लीजिए कि आय बढ़ती है, तो आय के बढ़ने के साथ प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ती है, ज्यादा आय में से ज्यादा बचत की जा सकती है। तो
इस चीज को इसमें कांस्टेंट मान लिया गया है, तो इस बात को लेके भी आलोचना की जाती है। और इसमें क्योंकि माना है कि गवर्नमेंट का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इस बात को लेके भी आलोचना की जाती है। क्योंकि इस ये कहने का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि इसमें फिस्कल पॉलिसी को कंप्लीटली अवॉइड किया गया है। और एक बात इसमें ये मानी गई है कि जो इकोनॉमी है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में यानी कि फॉरेन ट्रांजैक्शन का कोई रोल नहीं है, जबकि किसी भी देश की इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इस बात को लेके भी आलोचना की गई है। और बहुत से अनार्थिक तत्व भी होते हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ और सामाजिक स्थितियाँ, अनार्थिक तत्वों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी देश के आर्थिक विकास में, तो उनकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो इन कुछ बिंदुओं को लेकर हेरेड के मॉडल की आलोचना की गई है। चाहे भले ही ये आलोचना की गई है और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर थे, लेकिन फिर भी हेरेड का मॉडल अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडल है, जो आर्थिक विकास के दूसरे मॉडल्स के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हेरेड का मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग और कितना काम का मॉडल है, कुछ शॉर्टकमिंग्स होने के बावजूद भी। तो अब क्योंकि हम हेरेड और डोमर मॉडल दोनों पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर करना हमारे लिए अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम इन दोनों मॉडल्स के बीच की सिमिलैरिटी देख लेते हैं। पहली सिमिलैरिटी में हम हेरेड की तरफ से लेके चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, हेरेड की वारंटीड ग्रोथ रेट क्या थी? अल्फा बाई सी आर। अल्फा यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू सेव और सी आर यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो है, और ये है वारंटीड ग्रोथ रेट। वारंटीड ग्रोथ रेट को अगर हम इस तरह से लिख दें यहाँ पर, और प्रोपेंसिटी टू सेव को हमने उसी फॉर्म में लिख दिया है, और ये है मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो। तो ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर हम इसको आगे सोल्व करें ऐसे, वाई टी एस टी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए, एस टी बटे वाई टी, और ये पलट जाएगा। ये जो वाई टी, जो डेल्टा वाई टी नीचे, ये ऊपर चला जाएगा और डेल्टा के टी नीचे रहेगा। अब इसमें देखिए, डेल्टा के टी है जो ये इन्वेस्टमेंट को शो करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डेल्टा वाई टी एज इट इज एस टी बटे वाई टी, और डेल्टा वाई टी ये एज इट इज है, और डेल्टा के टी की जगह पर आई टी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा वाई टी से डेल्टा वाई टी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर इसको, डेल्टा वाई टी से डेल्टा वाई टी कैंसिल हो जाता है, और वाई टी से वाई टी कैंसिल हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर ये एस टी बटे आई टी। अगर इस आई टी को इस तरफ ले जाएं ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू एस टी। अब ये क्या है, ये है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स एंड सेविंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हेरेड के मॉडल में निवेश और बचत को का जो है बराबर होना इन्होंने बताया है संतुलन की स्थिति में, मतलब ग्रोथ रेट के लिए। डोमर क्या कहता है, डोमर एक ऐसी ग्रोथ रेट की बात करता है, यानी कि निवेश की वृद्धि दर की बात करता है, कि निवेश की रेट ऑफ ग्रोथ क्या होनी चाहिए जिससे इकोनॉमी लॉन्ग रन के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर बनी रहे। तो ये उनकी फंडामेंटल इक्वेशन रही है। इस फंडामेंटल इक्वेशन में ये डेल्टा करली आईटी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, और ये आईटी जो है पिछले पीरियड का इन्वेस्टमेंट है। अल्फा यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू सेव है, जैसे यहाँ पर माना, और ये जो सिग्मा यहाँ पर दिखाया गया है, ये आउटपुट कैपिटल रेशो है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इस करली को हमने डेल्टा में दिखा दिया है, और सिग्मा की जगह लिखा है मार्जिनल आउटपुट कैपिटल रेशो, ये सिग्मा की वैल्यू है, और अल्फा की वैल्यू है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का इनवर्स, नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है ना। अब क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को सेम और कांस्टेंट लिया गया है, तो इसलिए यहां पर हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लिया है। इसे अगर आप चाहे तो आईटी लिख सकते हैं, डेल्टा आईटी डेल्टा वाई टी, और डेल्टा के टी को आई टी लिख लिया है, बाकी एज इट इज है। यहां पर अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए, इस आई टी से ये वाला आई टी कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा वाई टी से डेल्टा वाई टी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है, यहां पर हमारे पास बचा है सिर्फ डेल्टा
IT यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग। तो यही बात डॉमर के मॉडल में भी कही गई है कि निवेश और बचत जो है बराबर होंगे। और कुछ सिमिलैरिटी है इनके बीच में, जैसे कि हम उनके पॉइंट्स ले सकते हैं कि इनकी अजम्पशंस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ने ही क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की है और एक्सटर्नल इंटरफेयर की कोई बात नहीं की है, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं है, लेजी फेयर इकोनॉमी है। और प्रोपेंसिटी टू सेव की जो अजम्पशन आप देखें तो वो लगभग सेम है, दोनों ने ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कांस्टेंट और इक्वल माना है और लॉन्ग रन सेविंग फंक्शन की बात की है। तो ये इन दोनों मॉडल्स में एक समानता है। दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट केन्जियन विचारधारा के अर्थशास्त्री है और केन्ज के बहुत सारे कंसेप्ट जैसे कि एक्सेलरेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, मल्टीप्लायर और प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स का इन्होंने यूज किया है दोनों ने ही अपने अपने मॉडल में। और दोनों के दोनों मॉडल इस बात पर, इस नतीजे पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है जो, वहां पर दीर्घकालीन ग्रोथ रेट को लगातार बनाए रखना बहुत बड़ी समस्या है। तो इन बातों को लेके जो है इनके बीच में सिमिलैरिटीज जो है पाई गई है। इसकी कुछ डिससिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस भी है इन मॉडल्स के, वो देख लेते हैं। देखिए, डॉमर के मॉडल से शुरू करते हैं। डॉमर के मॉडल में पहले इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, फिर इनकम में चेंज होता है, जबकि हेरेड के मॉडल में पहले इनकम में चेंज होता है, उसका असर निवेश के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो डॉमर का मॉडल है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से संबंधित है और हेरेड का मॉडल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से संबंधित होने का क्या मतलब है, और पहले निवेश में परिवर्तन उसके बाद आय में परिवर्तन, इसका क्या मतलब है कि इसमें मल्टीप्लायर काम करता है, मल्टीप्लायर का रूल काम करता है। और हेरेड के मॉडल में पहले आय में परिवर्तन होता है, उसके बाद फिर निवेश में परिवर्तन होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रेरित निवेश है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेलरेशन काम करता है। तो ये कुछ समानताएं और भिन्नताएं इन मॉडल्स में देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल आपको समझ आ गया होगा। अब ये पूरा मॉडल पढ़ने के बाद हम सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और अल्टरनेटिव आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। तो ये आपको करके देखने हैं और अपने खुद का मूल्यांकन आपने करके देखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न आप ले लीजिए। ब्रिंग आउट द एसेंशियल्स कंडीशंस फॉर नाइफेज इक्विलिब्रियम ग्रोथ इन हेरेड्स थ्योरी। तो ये आपने करना है, ये पूरा का पूरा मॉडल है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सप्लेन वारंटीड ग्रोथ रेट, और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। अल्टरनेटिव आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, वारंटीड ग्रोथ रेट क्या है? ए अल्फा यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव बटे कैपिटल रिक्वायरमेंट रेशो, बी चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन वाईटी, जी चेंज इन आईटी बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय सिग्मा एंड अल्फा। सिग्मा यहां पर आउटपुट कैपिटल रेशो को बताता है और अल्फा यहां पर आपका प्रोपेंसिटी टू सेव को बताता है, और डी है नन ऑफ अबव। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। द आर्टिकल रिटन बाय हेरेड इज ए एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, सी एन एसे इन डायनेमिक थ्योरी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ये सब के सब आपने करके देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, बाय।